नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो इसके पहले जो भी लेक्चर आपने देखा होगा वो एंशिएंट इंडिया था, यानी कि प्राचीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज से हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे और इसका ये पार्ट फर्स्ट होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो हमारा टॉपिक होगा मध्यकालीन भारत, तो इसमें हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे कि भारत पर जो अरबी थे तो उनका जो आक्रमण हुआ उस वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए, जो हमारा टॉपिक क्या है कि मध्यकालीन भारत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और मध्यकालीन भारत में जो हमारा मेन टॉपिक होगा उस कहाँ से शुरू करेंगे तो भारत पर अरबों का आक्रमण। तो जो हमारा इंडिया है तो यहाँ पे जो भी अरबियन थे जो इंडिया पे अटैक किए, भारत को लूटे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया कि मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत पर पहला सफल आक्रमण अरबों द्वारा किसके नेतृत्व में किया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, जिसने क्या किया कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो जो मतलब अरबी थे, उन्होंने क्या किया था, जो सिंध जगह है वहाँ पे 712 ईस्वी में जीत हासिल किया था, विजय पाया था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, ठीक है। तो जब अरब आक्रमण हुआ तो उस समय सिंध पर किसका शासन था, तो सिंध पर दाहिर का शासन था अरबों के आक्रमण के टाइम में। भारत पर अरबवासियों ने आक्रमण का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो जो भारत पर अरबवासियों के द्वारा जो मतलब आक्रमण करने का मेन उद्देश्य क्या क्या था, तो इसको समझ लीजिए कि उनका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो ये जो अरबी थे वो आए किस वजह से कि जो भी इंडिया में धन दौलत है, क्योंकि पहले हमारे देश को सोना की चिड़िया बोला जाता था। तो जो ये अरबी आए उसको लूटे अच्छे से, और लूट के क्या किए कि यहाँ पे इस्लाम धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ये लोग यहाँ पे आए थे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं किसके बारे में, तो महमूद गजनी के बारे में। सबसे पहले हम लोग महमूद जो गजनी है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो अल्पतगीन नामक, ठीक है, तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। तो जो गजनी साम्राज्य था इसके संस्थापक की अगर बात की जाए कि कौन था, तो याद रखिएगा कि अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार जो कि गजनी साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अल्पतगीन का गुलाम, ठीक है, जो अल्पतगीन था इसका गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था, ठीक है। तो इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी कौन था, तो सुबुक्तगीन। जो सुबुक्तगीन था वो किसका गुलाम और दामाद था, तो अल्पतगीन का गुलाम और दामाद भी था, ठीक है। महमूद गजना भी सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो जो सॉरी मोहम्मद गजनी, तो मोहम्मद गजनी महमूद गजनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये किसका पुत्र था, तो सुबुक्तदीन, ठीक है। जो सुबुक्तगीन था वो क्या था, दामाद था अल्पतगीन का, और उसका गुलाम भी था, और उसका ही बेटा हुआ महमूद गजनी। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। तो जब उसके पिता थे तो उस समय वो कहाँ का शासक था, तो उनके समय में जो गजनी था वो खुरासान का शासक हुआ करता था। जो महमूद गजनी था वो 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो जब वो मात्र 27 साल का था उसी अवस्था में 997 ईस्वी के समय वो गद्दी पर बैठा। बगदाद का जो खलीफा, ठीक है, जो बगदाद का खलीफा था उसका क्या नाम था, अल आदिर बिल्ला, ठीक है। उसने क्या किया, महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उससे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो बगदाद का जो खलीफा था जिसका नाम क्या था, तो अल आदिर बिल्ला, उसने ही क्या किया, महमूद गजनी को क्या किया कि पद का मान्यता प्रदान करते हुए उसे क्या किया, दो मतलब उपाधि भी दी। कौन कौन सा, यमीन उल दौला तथा अमीन उल मिल्लाह, ये दो उपाधि भी उसे दिया। महमूद गजनी ने भारत पर अगर पूछा जाए कि कितना बार आक्रमण किया, तो जो महमूद गजनी था, ठीक है, जो महमूद गजनी था वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया। समझ सकते हैं, 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण अगर बात करें तो 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। तो किसके विरुद्ध था ये जो आक्रमण था, तो जब शाही राजा कौन था, जयपाल, उसके विरुद्ध था, और इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। और जो पहला ही युद्ध हुआ था उसमें ही जो जयपाल थे उनकी हार हो गई थी, और जो महमूद गजनी था वो जीत गया था। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले का मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। तो जो महमूद गजनी था
तो 1001 में तो वो क्या किया था, पहला आक्रमण किया था। लेकिन जो 1008 में उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया कि नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। अगला पॉइंट देखिए तो महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा की गजनी भेजकर रणभूमि में रखवाया। ठीक है, आगे दिया गया कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण अगर हम बात करें तो 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मतलब उसका अगर हम और चर्चित आक्रमण की बात करें तो वो कौन सा था, वो सोमनाथ मंदिर को ही लूट लिया था, जिसमें उसे क्या क्या हाथ लगा, तो 20 लाख दिनार की संपत्ति उसे हाथ लगी। और जो सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने वाला अनहिलवाड़ा के शासक था, उसी पर महमूद ने आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया कि सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। तो जो जाट थे उन्होंने क्या किया था, जब उन्हें पता चला कि ये जो महमूद गजनी है ये सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा है, तो उस टाइम जाटों ने उस पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति भी उससे लूट ली। तो सोचा कि इतना लेके जा रहा है तो इससे ही मान हम लोग छीन लेते हैं, जैसे होता है ना कि चोर से चोरी कर लेना। तो ये जो ये लोग लूटने आया तो इससे भी जाट आक्रमण करके कुछ ना कुछ लूट लिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़ के जा रहा है और फिर आप उससे लड़ेंगे तो वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। तो इस वजह से उससे क्या किया गया कि कुछ लूट लिया गया। अगर ऐसा कुछ और भी लोग किए होते उसके साथ तो बुरी तरह से वो हार के जाता, ना कि जीत के जाता। ठीक है, तो महमूद गजनी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो उस टाइम तो वो हार के थोड़ा बहुत चीज़ें चला गया, लेकिन लास्ट में जो अंतिम आक्रमण किया तो भारतीय आक्रमण तो 1027 में किया, और किसके विरुद्ध था, तो वो जाटों के ही विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई, और 1030 ईस्वी में 3 साल बाद अंतिम जो भारतीय आक्रमण हुआ उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे जो जो नाम आप देख रहे हैं कौन कौन सा, अलबरूनी हो गया, फिरदौसी, उल्बी, फरूखी, और ये सब के सब कहाँ रहते थे, तो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो मोहम्मद गजनवी का कहानी यहीं पे समाप्त हुआ। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, तो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं महमूद गौरी के बारे में। ठीक है, तो जो महमूद गौरी है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि गौर महमूद गजनी के अधीन का एक छोटा सा राज्य था। तो जो महमूद गजनी था उसके अधीन का एक छोटा सा राज्य क्या था, गौर। ठीक है, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। तो जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था वो कहाँ का शासक बना, गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। तो मुल्तान के विरुद्ध इसने क्या किया था, 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है, आगे अगर देखें तो दिया गया है कि मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में 3 साल बाद किया। कहाँ पे, तो गुजरात में एक पाटन जगह है वहाँ पर हुआ। और यहाँ का शासक जो भीम द्वितीय था उसने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। तो भीम ने क्या किया, जब ये आक्रमण किया तो उस टाइम इसको बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कुछ चीज़ें जिसको हमें याद रखना है कि मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तो इसके द्वारा जो भी प्रमुख युद्ध लड़ा गया उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है कि कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ, ठीक है, उसके पक्ष में कौन था, और परिणाम, उसका परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहले हुआ तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच में, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ। उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ किसका, तो तराइन का, जो कि 1 साल बाद 1192 में हुआ। इसमें भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, और इसमें क्या हुआ कि गौरी जीत गया। ठीक है, तो पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरी बार गौरी जीत गया। इसके बाद हुआ चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध हुआ मात्र 2 साल बाद, जिसमें गौरी और जयचंद के बीच में हुआ। ठीक है, और गौरी और जयचंद के बीच जो हुआ तो इसमें क्या हुआ कि गौरी का जीत हो गया। तो गौरी 2 बार जीत गया 3 लड़ाई में, और एक बार पृथ्वीराज चौहान जीते। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि महमूद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए
गजनी लौट गया। तो जो मोहम्मद गौरी था वो क्या हुआ कि जो भी मतलब विजित यानी प्रदेश, यानी कि विजित प्रदेश किसको बोलते हैं कि जो विजेता होगा जिसपे उसने जीत हासिल किया उसे विजित प्रदेश कहते हैं। तो उसका जो भी शासन का भार था उसे क्या किया कि जो भी उनका गुलाम सेनापति था उनको दे के वो गजनी लौट गया। ठीक है। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई, और इसका हत्या भी कर दिया गया। मोहम्मद गौरी का कब किया गया? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक चीज़ें ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सल्तनत काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सल्तनत काल को। तो सल्तनत काल में जो भी चीज़ें होगी तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरू कहाँ से करने वाले हैं? इसको शुरू करेंगे गुलाम वंश से। ठीक है, गुलाम वंश से इसको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है कि गुलाम वंश की स्थापना अगर की हम बात करें तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार का नाम आपने सुना होगा दिल्ली में, तो इसने ही उसको बनवाया था। ठीक है, तो इसने ही क्या किया था? गुलाम वंश का स्थापना किया था। कब किया था? 1206 ईस्वी में किया था। वह गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो ये किसका गुलाम था? गौरी का ही गुलाम था, और गुलाम था इस वजह से इसने गुलाम वंश का स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। तो 24 जून 1206 ईस्वी को इसने अपना राज्य अभिषेक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ठीक है, तो इसका जो राजधानी था वो कहाँ पे था? तो इसका राजधानी कहाँ पे था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी लाहौर में बनाया गया था। कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का नींव, इसका जो नींव था वो किसके द्वारा दिया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। लेकिन ये पूरा बनवा नहीं पाया था। इसका जो पूरा निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। तो इसको हम लोग आगे अगर दिया होगा इसमें तो पढ़ेंगे, नहीं तो आप यहाँ से याद रखिएगा। तो पूछा जाता है कि इसका नींव किसके द्वारा दिया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया। ठीक है, और इसको पूरा बनवाया कौन? तो इल्तुतमिश बनवाया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि दिल्ली का जो दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली का जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है और एवं जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये दोनों मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली का जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है वो, और जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, ये दोनों के दोनों किसके द्वारा बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दानी था, दान देता था, इस वजह से इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराना नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है, इसको ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। तो जो अभी भी नालंदा जो बिहार में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय जो पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, विदेश से भी लोग वहाँ पे आके पढ़ाई करते थे। तो उसको ध्वस्त करने का काम किसका था? तो ऐबक का ही एक सहायक सेनानायक था। ठीक है, तो इनका एक सहायक करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने ही क्या किया था? इसमें पूरा आग लगा दिया था, जिसमें इतने सारे पुस्तक थे कि जिस वजह से जब उसमें आग लगाया गया तो पूरे 2 महीना तक उस आग ही नहीं बुझ पाया, इतना ज़्यादा उसमें आग था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। तो चौगान मतलब आप पोलो होता है, ठीक है, पोलो खेलते हुए। तो पोलो खेलते हुए पूछा जाता है कि किस राजा की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो घोड़ा से ही गिर गया बेचारा और इसकी मृत्यु हो गई। और इसे कहाँ पे दफनाया गया? तो लाहौर में इसे दफनाया गया। ठीक है, इसे कहाँ पे दफनाया गया ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि लाहौर में इसे दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ठीक है, तो उनके बाद गद्दी पर कौन बैठा? ऐबक के बाद तो आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। तो 8 महीना तक तो वो शासन किया। आराम शाह की हत्या करके उसके बाद क्या हुआ कि आराम शाह का हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, जो इल्तुतमिश आया वो क्या किया कि आराम शाह का हत्या कर दिया और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो आराम शाह का मृत्यु करके और इसने क्या किया? इल्तुतमिश अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। तो जो इल्तुतमिश के बारे में याद रखिएगा कि इल्तुतमिश कहाँ का था? तुर्किस्तान का, और इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं ऐबक का दामाद भी था। तो ऐबक का दामाद भी था और उनका गुलाम भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बंदायूं का गवर्नर था। तो जो बंदायूं जगह था वहाँ पे ये गवर्नर था। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि आराम शाह इनके जगह आके बैठ गया है, जब इनका डेथ हो गया, यानी कि ये गिर के मर गए पोलो खेलते समय, वो आया 8 महीने तक ये शासन किया। उसके बाद इनकी हत्या कर दिया और उनके गद्दी को अपने हाथ में ले लिया।
चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया कि इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। तो जो राजधानी था इन लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कहाँ पे राजधानी बनाया गया था, लाहौर में। तो ये क्या किया कि लाहौर से अपने राजधानी को दिल्ली लेके आ गया। कहाँ लेके आ गया? दिल्ली लेके आ गया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है, तो ये पहला ऐसा शासक था जो क्या किया था 1229 ईस्वी में, जो बगदाद के खलीफा थे उससे सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली थी। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, क्या कि इनके द्वारा कौन कौन सा कार्य जो करवाया गया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 की अगर बात करें तो दिया गया कि कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया। ठीक है, तो जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। लेकिन क्या हो, नींव उनके द्वारा दिया गया, लेकिन इसका पूरा काम किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टका एवं तांबा का जीतल। ठीक है, तो चांदी का टंका और तांबा का जो जीतल है किसके द्वारा? तो शुद्ध अरबी सिक्के का जारी इसी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, एकता प्रणाली चलाई गई, इसके द्वारा है। उसके अलावा 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। उसके अलावा सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो महत्वपूर्ण कार्य है जो कि इल्तुतमिश द्वारा किया गया, तो इसको याद रखिएगा। सिर्फ किसी के बारे में बुराई नहीं याद रखना है, उसने अच्छा काम भी जो किया वो भी हमें याद रखना है। क्योंकि अंग्रेज कुछ अच्छा भी करके गए, कुछ बुरा भी करके गए, ज़्यादा बुरा किए लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा भी करके गए हुए हैं। जैसे कि जो हमारा भारतीय रेलवे है। ठीक है, जो भारतीय रेलवे है वो अंग्रेजों का देन है जिसका हम लोग मजा लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। तो इनका जो इल्तुतमिश था इसका मृत्यु कब हुआ? तो इसका मृत्यु हुआ 1236 ईस्वी में, अप्रैल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि इल्तुतमिश के बाद जो उसका पुत्र था जिसका नाम क्या था? तो रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज, वो क्या हुआ कि गद्दी पर वही बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। अयोग्य यानी कि जो कि उस लायक नहीं था, लेकिन उसे बना दिया गया। अल्पकालीन शासक पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। ठीक है, तो अल्पकालीन शासक था और उस पर उसकी माँ शाह तुर्कान वो छाई रही। आगे अगर हम बात करें तो शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। ठीक है, तो जो रजिया थी उसको क्या किया? सिंहासन पर आसीन किया गया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, जो रजिया सुल्तान थी वो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया कि रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों को की तरह धोगा यानी कि काबा एवं कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार को खुले मुंह से जाने लगी। तो जो रजिया सुल्तान थी, तो आपको पता होना चाहिए मुसलमान में क्या होता है कि पर्दा होता है, औरतों पे पर्दा होता है। पहले हुआ करता था, अब तो सब इक्वलिटी हो गया है, जो चाहे वो रख सकता है, जो चाहे वो नहीं रख सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो उसके त्याग कर उसने क्या किया कि पुरुषों की तरह होगा जिसको काबा बोला गया, और कुलाह यानी कि जो टोपी है वो पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। ठीक है, उसके अलावा गैर तुर्कों को सामंत बनाने की रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मईजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिए गए। तो उसके बाद क्या किया गया कि कुछ लोग इनके अगेंस्ट चले गए। तुर्की के जो अमीर अमीर थे उसके बाद उनसे बंदी बना लिया गया और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो मईजुद्दीन बहराम को बैठा दिया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। तो रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई? तो अल्तुनिया के साथ शादी हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। तो जैसे ही शादी हुआ तो सोची कि फिर से हम गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो बिल्कुल चूक गई, वो असफल रही। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया कि रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। तो रजिया सुल्तान का हत्या करवा दिया गया किसके द्वारा? तो डाकुओं द्वारा। डाकू उनका हत्या कर दिया। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। और इसका जो
बहराम शाह था, ठीक है, जो बहराम शाह, उसको भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। तो बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 ईस्वी में बना था। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया, ठीक है। तो जो बलबन था, तो बलबन ने क्या किया? एक षड्यंत्र रचा, ठीक है, एक कॉन्स्पेरेसी खेली, और उसके बाद उसने क्या किया कि 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटवा के जो नासिरुद्दीन महमूद था उसको सुल्तान बनवा दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपने जीवन निर्वाह करता था। तो ठीक है, ये ऐसा मतलब सुल्तान था जो क्या करता था? टोपी सिलता था और अपने जीवन यापन करता था, ठीक है। बलबन ने अपनी, जो बलबन था उसने क्या किया कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया। तो बलबन ने पहले क्या किया? इसको गद्दी पर बैठाया, फिर अपने बेटी का शादी इसके साथ कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, ठीक है, बहाउद्दीन था। तो इसका जो रियल नाम था वो क्या था? तो बहाउद्दीन था। तो जो बलबन था इसका रियल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इल्तुतमिश का वो क्या था? गुलाम था, ठीक है। इसके अलावा अगर याद देखें तो तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। तो तुर्कान ए चिहलगानी था जिसका विनाश किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। और जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तब मंगोलों ने क्या किया कि दिल्ली आक्रमण किया, ठीक है। तो दिल्ली की रक्षा करने में वो क्या हुआ? सफल रहा, यानी कि दिल्ली को बचा लिया। राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। तो जो राज दरबार है वहाँ पे सिजदा और जो पेबोस प्रथा थी इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा ही किया गया था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का आरंभ करवाया था। तो जो नवरोज उत्सव है वो किस रीति रिवाज पर आधारित है? तो फारसी रीति रिवाज पर आधारित है, जिसे बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुंगू खां की उपाधि प्रदान कर दी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। तो बलबन के दरबार में जो फारसी के प्रसिद्ध कवि थे, अपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। तो अमीर खुसरो भी क्या कहाँ रहता था? तो बलबन के राज दरबार में, और अमीर हसन ये लोग रहते थे। गुलाम वंश का अगर हम बात करें तो जो गुलाम वंश था, ठीक है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो समुद्दीन कैमूर्स हुआ, ठीक है। तो जो समुद्दीन है, समुद्दीन कैमूर्स, वो क्या हुआ? गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। तो गुलाम वंश यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये खत्म हो गया, ये क्योंकि ये अंतिम शासक था। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से अगले सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो अगले सेशन में हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1330 ईस्वी तक चली। तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।